दोनों लड़कियां डर के मारे पेड़ों के बीच छिपी हुई थीं। तभी अचानक एक आदमी ने उन पर बंदूक तान दी और उन्हें एक दूसरे का अनादर करने का आदेश दिया। वह अपनी जान बचाने के लिए मजबूर थी, लेकिन उसकी आत्मा घायल हो गई थी। उसी समय एक पुलिस अधिकारी वहां पहुंचा। लड़कियां तुरंत उसके पीछे छिप गईं, मानो उन्हें आशा की किरण मिल गई हो। गुंडों ने भी अपने हथियार फेंक दिए, लेकिन अगले ही पल पुलिस अधिकारी मुस्कुराया और दृश्य बदल गया। दोनों लड़कियां सोच रही थीं कि क्या हो रहा है। सच्चाई जल्द ही सामने आ गई। पुलिस और बदमाश वास्तव में एक ही गिरोह के थे। वे ज्योंगदा नामक एक व्यक्ति के थे जो एक साजिश के तहत इन लड़कियों को यहां लाया था। दूसरी ओर एक अन्य पुलिस अधिकारी जो काले कपड़े पहने था अचानक प्रकट हुआ। उसकी नजरें भी उन पर टिकी थीं। ये लड़कियां व्यवस्था और सत्ता की अंधी साजिश का शिकार मात्र बन गई थीं। उसने बड़ी बहन को अलग कर दिया और उसे अपने साथ ले गया। छोटी बहन शियाओली असहाय होकर उसके पीछे भागी, लेकिन सब कुछ बहुत बदल गया था। बड़ी बहन टूट चुकी थी। पिछले 5 सालों में वह अपने प्रियतम को कुछ भी नहीं दे पाई थी और अब एक अजनबी ने उससे सब कुछ छीन लिया। यह त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई थी। वास्तव में उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजी। इसके बाद उन्हें काले कपड़े से ढक दिया गया और निर्देश दिया गया कि जब तक हम न कहें वे किसी भी चीज को न देखें। जब कपड़ा हटाया गया तो सुअर का मुखौटा पहने एक अजीब आदमी उनके सामने खड़ा था। उनकी उपस्थिति से माहौल और भी अधिक दमनकारी हो गया। वह शियाओली को एक तरफ ले गया और उसे जंजीर से बांध दिया। उसका हृदय सदमे से भर गया। उसी समय एक अन्य व्यक्ति हु जुआन प्रकट हुआ। वह सफेद सूट पहने हुए था और जियाओली को अपने पास ले गया। उसका रवैया ठंडा और निर्दयी था। उसने न केवल उसके साथ अन्याय किया, बल्कि उसकी आत्मा को भी कुचल दिया। बड़ी बहन बाहर बैठी थी, अपने कान ढककर सब कुछ सुनने से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे दिल में नफरत का बीज पहले ही अंकुरित हो चुका था। यहाँ केवल कुछ लोग ही नहीं थे, बल्कि हर जगह मूक गवाह मौजूद थे, यहाँ तक कि एक काली बिल्ली भी। बहनों ने समय के साथ एक दूसरे का समर्थन किया और भागने का अवसर ढूंढ लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या वे जंगल से भाग जाएंगे? क्या उन्होंने बदला लिया? और यह सब कैसे शुरू हुआ? असली कहानी कल से शुरू होती है, जब वे दोनों एक मामूली नौकरी की तलाश में श्योंगदा और उसकी साथी श्योंग एयर से मिलते हैं। वह महिला केक खाने के बाद बेहोश हो गई और फिर जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो पाया कि वह जंजीरों में जकड़ी हुई है। एक भयावह कहानी की शुरुआत। पता चला कि दूसरा पक्ष एक खतरनाक अपहरण गिरोह से संबंधित था जो कई वर्षों से पुराने जंगल में छिपा हुआ था। यह समूह लड़कियों का अपहरण कर उनसे विभिन्न कार्य करवाता था और अब उन्होंने एक मासूम लड़की को कक्षाएं लेने के लिए मजबूर किया। शियोंगदा का परिवार इस षड्यंत्र में शामिल निकला। उनके दाहिने विंग की एक युवा लड़की समूह की पर्यवेक्षक थी, जबकि रोलबाल नामक एक प्रमुख समाचारों को दबाने और बंधकों को संभालने के लिए जिम्मेदार था। पिछले 5 वर्षों में इस समूह ने कई भयानक अपराध किए हैं और जब भी उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे घटनास्थल को नष्ट कर देते हैं और सबूत मिटा देते हैं। यहाँ तक कि कई बार लड़कियों की क्रूरतापूर्वक हत्या भी कर दी। चूंकि जंगल में कोई सिग्नल नहीं था और वहाँ का प्रसिद्ध काला कुआं बंद था, इसलिए कानून वहाँ कभी नहीं पहुँच सका। लेकिन इस बार अपहृत लड़कियां क्रूरता सहने को तैयार नहीं थीं। कुछ दिनों बाद जब लड़की के पिता मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस प्रमुख ने तुरंत रोल बॉल को इसकी सूचना दी। लेकिन रोल बॉल का इरादा कुछ और था। वह कुछ ही दिनों में उन लड़कियों से बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। इस बीच जोंगदा को 3 दिनों में सब कुछ खत्म करने के लिए कहा गया, लेकिन चीजें जटिल होती जा रही थीं। दमी ने गुप्त रूप से कुछ समाचार सुने और उसे पता चला कि वह और उसकी बहन शियाओली लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगी। उसे जल्द से जल्द भागने का रास्ता ढूंढना था। तभी हु शिनान, जो एक बार फिर उनकी सहायता के लिए आया था, अकेले उनके पास आया। दामी के दिल में एक साहसिक विचार आया। उसने अपनी छोटी खोली और हु शिनान को इशारा किया। जबकि अन्य लोग निश्चिंत होकर आराम कर रहे थे, दामी ने धातु के एक छोटे टुकड़े से रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। अंततः दोनों बहनों ने हथकड़ी खोली और चाबी ढूंढकर खुद को मुक्त कर लिया। अब वह बदला लेने की राह पर थी। कार में बैठकर वे सीधे एक हार्डवेयर की दुकान पर गए। उन्होंने वह सब कुछ खरीदा जिससे वे अपने दुश्मनों को सबक सिखा सकें। एक तेज कुल्हाड़ी, 4 हाथ वाले हथौड़े, कई स्टील की कीलें और एक शक्तिशाली लॉन मूवर। दुकान से बाहर निकलते समय मालिक भी आश्चर्यचकित रह गया। कुछ ही देर बाद जब जो माओ घर लौटे तो स्टील की कीलों से भरी एक गेंद उनके चेहरे पर आकर लगी। जब उसे होश आया तो उसने स्वयं को एक मेज से बंधा हुआ पाया। उसके सामने जियाओ ली एक पेड़ पर कीलें ठोक रहा था, मानो अंत की तैयारी कर रहा हो। डर से कांपते हुए जो माओ ने न केवल सारा पैसा सौंप दिया, बल्कि उस जानवर की पहचान भी बता दी जिसे उसने स्वर के सिर वाला आदमी कहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बहनें उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थीं। जो माओ ने रस्सियां खींचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। कुछ ही देर में उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो गईं। सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह सुअर जैसा सिर वाला आदमी वास्तव में एक पादरी निकला। उसने शियाओ ली को डराने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसे डराने के लिए यीशु के नाम का भी इस्तेमाल किया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, डमी पीछे से आया और उसके सिर पर वार कर दिया। फिर दोनों बहनों ने उसे कार के पीछे बांध दिया। जैसे ही कार चली गई, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं और कार वहीं रुकी जहां न्याय हुआ था। लेकिन जियोली का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने कार से पेट्रोल निकाला और पुजारी को दे दिया। तब बड़ी बहन ने उसे डंडे से धमकाया, मानो कह रही हो, जाओ अपने शैतान से मिलो। रात के धुंधले प्रकाश में वे दोनों कार में सवार होकर अपने बदला लेने के अगले लक्ष्य की ओर चल पड़े। यहाँ तक कि माओ ने भी हार नहीं मानी थी। जैसे ही लड़कियां किसी नई मुसीबत में फंसती, वह पीछे से उन पर छिपकर हमला करने की कोशिश करता। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे दोनों उसकी हरकतों पर नजर रख रहे थे। बिना कुछ कहे जियोली ने सीधे उसके सिर पर डंडे से वार कर दिया। अब दोनों बहनों ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया था। एक अश्वेत पुलिसकर्मी भी उनके नियंत्रण में आ गया था। वह मदद के लिए चिल्लाता रहा,
लेकिन वह यही चाहती थी कि वह भी उस भय को महसूस करे जो उन्होंने सहा था। बड़ी बहन ने उसकी बंदूक में गोलियां भर दी। यह एक बाएं हाथ वाली 6 गोली वाली बंदूक थी, लेकिन बहनों ने केवल 5 गोलियां चलाईं। एक को बचा लिया। फिर उसने पूछा, कैसा लगा? पुलिसकर्मी ने झिझकते हुए कहा, माफ कीजिए, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। पुलिसकर्मी को खत्म करने के बाद वे दोनों जूंग के घर पहुंचे। यह वही व्यक्ति था जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। यहां से कहानी और भी गहरी हो गई, क्योंकि यहीं से 3 घातक पापों की शुरुआत हुई। पहला पाप, इन बहनों को जोंग के सामने नहाने के लिए मजबूर किया गया। बूढ़ी औरत भी क्रूरता में शामिल हो गई। उसने ज़ियाओली को बेसबॉल के बल्ले से पीटा। दोनों बहनों के दिलों में क्रोध का तूफान था। उन्होंने बेसबॉल बैट उठाया और तब तक हमला किया जब तक कि जियोंग से खून बहना शुरू नहीं हो गया। उसके बाद जियोली ने बूढ़ी औरत को अंदर धकेल दिया, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि जियोली जोंग की रस्सी खोल देगा। वास्तव में वह चाहती थी कि जोंग खुद अपनी मां को मार डाले, ताकि उसे भी वही दर्द महसूस हो जो उसे महसूस हुआ था। लेकिन जोंग ऐसा नहीं कर सका। वह उसकी मां थी। यह देखकर जियोली का धैर्य जवाब दे गया। उसने जोंग को सड़क पर घसीटा। अब तक वे दोनों 5 लोगों की हत्या कर चुके थे। उनका अंतिम लक्ष्य बूढ़ी औरत अभी भी बनी हुई थी। लेकिन जियाओ ली ने पहले बंदूक से अपने उंगलियों के निशान मिटाए, फिर बंदूक जियाओ को सौंप दी। उसका हाथ पकड़ा और उसके सिर में गोली मार दी, ताकि यह आत्महत्या जैसा लगे। फिर बड़ी बहन ने घास काटने वाली मशीन उठा ली। बूढ़ी औरत चीखने, कराहने और अपनी जान की भीख मांगने लगी, लेकिन बड़ी बहन ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने मशीन सीधे उसके चेहरे पर दे मारी। फिल्म के अंत में निर्देशक ने बदला सामाजिक अन्याय, धर्म की आड़ में उत्पीड़न और न्यायिक भ्रष्टाचार पर जोर दिया, यह दिखाते हुए कि जब कानून का प्रयोग शैतान की रक्षा के लिए किया जाता है तो फिर आम लोग कहां जाएं? क्या उन्हें चुप रहना चाहिए या फिर मुझे स्वयं न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए?